हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर जो किस तरीके के एक्सचेंजेस ऑफ मनीज चल रहे हैं, मतलब किस तरीके से पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता है, किस तरीके से अपन कोई परचेजिंग करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि अभी हमारे कंट्री के अंदर रुपीज़ के अंदर हम किसी भी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और फॉरेन में जैसे बात करें, इंडिया यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे अपन डॉलर्स के फॉर्मेट में अपन कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो ये लीगल टेंडर इस तरीके से है कि फिज़िकल फॉर्मेट में होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की चीज़ को ख़रीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरीके के लीगल टेंडर से पहले वर्ल्ड में क्या सिस्टम चलता था, तो उसमें उस समय जो चलता उसको बार्टर बोला जाता था, जिसमें क्या होता था कि जैसे सपोज़ करो किसी व्यक्ति के पास में 1 किलो चावल है, तो वो 1 किलो गेहूं के बदले में एक्सचेंज करके और सिस्टम में इस तरीके से मुद्रा का प्रचलन करता था, वस्तुओं का आदान प्रदान हो पाता था। क्योंकि उस समय जो लीगल टेंडिंग होती थी, लीगल मुद्रा होती थी, वो प्रचलन में नहीं थी। फिर बाद में सोने के माध्यम से किया जाने लगा, चांदी जवाहरात इनके माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाने लगा। और फिर अंततोगत्वा कुछ हज़ारों साल पहले, कुछ सैकड़ों सालों की बात नहीं, हज़ारों साल पहले चाइना में एक लीगल टेंडर जैसा कागज़ की मुद्रा का प्रचलन हो गया था। इंडिया में भी इस तरीके का मुद्रा का प्रचलन हुआ। आपको पता है जो भारत में मोहम्मद तुगलक बिन जो शासक थे, उन्होंने भारत में पीतल के सिक्के चलाए थे। फिर उसके बाद में भारत में सिक्कों का विकास होता गया। शेरशाह सूरी ने भारत में जो भी वर्तमान में रुपया चलता है उसके चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर बाद में वर्तमान में जो मुद्रा चल रही है भारत में, उसको भी हम जानते हैं जिसे रुपया के तौर पे कहते हैं। अब आती है बात डिजिटल फॉर्मेशन की। जो अभी डिजिटल फॉर्मेशन में जो मुद्रा का प्रचलन हो रहा है, उसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी फॉर्मेट में मुद्रा का प्रचलन होता है। तो ये क्या होता है और किस तरीके से इसका चलन होता है, तो आज हम एक न्यूज़ के माध्यम से समझेंगे। ये न्यूज़ बेसिकली क्या है कि एक एक्सचेंज है। जैसे आपको ध्यान है, एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज भी एक तरीके से मार्केट होता है, बोर्जर जिसको बोला जाता है, मार्केट होता है जिसमें वस्तु की बोली लगाई जाती है, परचेजिंग करी जाती है, सेलिंग करी जाती है। उसी प्रकार से जैसे आपको ध्यान है कमोडिटी मार्केट होता है, और इसके अलावा जैसे मुद्रा का मार्केट होता है। सिमिलर वे डिजिट एक्स के नाम से भारत में एक नया एक्सचेंज चालू किया गया, जिसमें जो क्रिप्टो करेंसीज होती है उसका आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएंगे। हालांकि ये जो है बिजनेस टू बिजनेस रहेगा। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, दैट्स मीन कि जैसे सपोज करो इन्फोसिस कंपनी को कुछ परचेज करना है, वो टीसीएस कंपनी के पास जाती है कि टाटा कंपनी के पास में जाती है, अनदर किसी कंपनी के पास में जाती है, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। इसमें कॉमन पीपल का कोई लेना देना नहीं है कि जैसे मान लो इन्फोसिस से कोई कॉमन पीपल जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाता है, तो उसके लिए वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट कर रहा है। तो ये बिज़नेस टू क्लाइंट नहीं है, बिज़नेस टू बिज़नेस फॉर्मेट के अंदर ये चालू किया गया। और इसके फाउंडर कौन है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए लीगल मैटर क्या है इंडिया के अंदर, और ये वर्ल्ड में क्यों इतना फेमस हुआ, क्यों वर्ल्ड ने एक सेंसेशन के तौर पे क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े आज सारी बातें हम जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बस ज़रूरत है हमारे साथ बने रहने की, और आप लास्ट में आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ चुकी है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो के माध्यम से कहीं और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सारे आपके जो किंतु परंतु वो सब इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आइए अब देखते हैं किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का ये एक्शन चालू हुआ है, कौन इसके फाउंडर है, कौन इसके करता धरता है। तो डिजिटैक्स जो है कंट्री का फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है, और इसमें हाईली पोटेंशियल है। क्योंकि ये फर्स्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन है, किंतु ये हाईली पोटेंशियल है क्योंकि डिजिटल करेंसी फ्यूचर ऑफ द करेंसी। अब जब फ्यूचर में जा रहे हैं, हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर चीज़ के अंदर हम नई नई टेक्निक से हम परिचित हो रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो मनी है वो भी डिजिटलाइजेशन फॉर्मेट में आए। तो उसका जो एक्शन चालू किया है उसको डिजिटैक्स कहा गया है। अब क्या होता है कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो प्री वेरीफाइड होती है, और ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी डिजिटल फॉर्मेशन में तो इसको यूज करने लग जाएगा। एक्चुअली ये प्री वेरीफाइड होगी और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इसको यूज़ में लिया जाएगा, इसको काम में लिया जाएगा।
और ये बेसिकली जो इसके मेंबर से लिंक्ड जो मेंबर रहेंगे, जो बिजनेस टू बिजनेस में जो इसके बिजनेस पार्टनर्स रहेंगे, वो इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की यदि करेंसी किसी कंट्री में चलती है तो जो वहाँ की जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में बात करें आरबीआई है, तो उसके क्लोज वॉचिंग उस पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो सीधे तौर पर उसकी सत्ता को चैलेंज करती है। तो किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाली चीज़ के ऊपर एक क्लोजली मॉनिटर होना जरूरी होता है। तो ये सब बातें ये लोग भी समझते हैं इसके बारे में कि किस तरीके के चैलेंज इनके सामने आएंगे, तो उसके क्लोज मॉनिटरिंग इनकी खुद की कंपनी के द्वारा भी इस पर करी जाएगी। अब ये देखो, ये बिटकॉइन का साइन है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे लिट कॉइन हो गए और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इसमें साइन आपको दिखाए गए। तो ये एक बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट के अंदर है। हम इनके बारे में आगे जानेंगे किस तरीके से क्या रहेगी ये बिटकॉइन वगैरह। अभी कंटिन्यू हम बने रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब जो इन्वेस्टर्स होंगे जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस टू बिजनेस ही सही, लेकिन वो क्या होंगे, उनके पास में एक ट्रस्टेड लिंक रहेगा। मतलब जैसे सपोज करो कुछ और इसमें बिटकॉइन वगैरह भी आएगी, लिट कॉइन भी आएगी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कॉइन्स, और जो डिजिटल फॉर्मेशन के अंदर जो मनी आएगी, तो उसका क्या होगा कि इन्वेस्टर के पास में एक ऑप्शन रहेगा, उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अपन जानते हैं कि कोई एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज के अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है, तो हम चाहे तो टीसीएस खरीद लें, हम चाहे तो इन्फोसिस खरीद लें, हम चाहें तो बिनानी सीमेंट परचेज कर लें। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल उसके डेटाबेस वगैरह चेक करके फिर उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलर वेस में रहेगा कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होंगे, डिजिटल जो मनी जो इसमें ऐड होगी, इसमें जो एज अ फॉर्मेट की तरह रहेंगी, तो उनको हम कस्टमर के पास में ऑप्शन रहेगा, उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, अच्छे से इसकी जांच करी जाएगी, किसी प्रकार की कोई ब्लैक मार्केटिंग या फिर किसी प्रकार की कोई जो अनलीगल इलीगल जो एक्टिविटी है वो तो कोई बढ़ावा नहीं दी जा रही है। तो उन सब चीज़ों की इसमें अच्छे से जांच की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा कि इस तरीके की कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से ये बदनाम नहीं हो, कोई गड़बड़ इसमें ना हो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें यूज में ली जाती है, पावर ट्रेड्स, मॉडल्स, बेस्ट रेगुलेटर प्रैक्टिस, इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट इंडिया का डिजिटल ट्रांजेक्शन सेंटर रहेगा। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च वाला काम रहेगा, टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, और बहुत पैसा भी इसमें बहुत बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्ट होगा, क्योंकि हर तरीके की इसमें जांच वगैरह सम्मिलित रहेगी। फर्स्ट होने के कारण से इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इसके फाउंडर्स की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके फाउंडर कौन है, किसने इसको सेटअप किया, किस तरीके की उन्होंने ध्यान रखा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आशीष मेहता इसके जो कुछ इसके जो फाउंडर्स हैं डिजिटल एक्सचेंज के, उनमें से एक है। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत यूनिक मॉडल है, जो कि इंडिया में फर्स्ट है, इंडिया बहुत न्यूली मॉडल है, तो ये एक बहुत यूनिक मॉडल है। और इसमें क्या बेसिकली क्रिप्टो की ट्रेडिंग्स होगी। अभी तक हमने देखा है कि जो ट्रेडिंग होती है, जो एक्सचेंज मीडियम्स जो होते हैं उसमें ट्रेडिंग होती है, तो वो बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मनीज़ की होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कमोडिटीज़ की होती है। तो फर्स्ट काइंड है कि जिसमें क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग होगी, क्रिप्टो करेंसीज़ की उसमें उसकी फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग उसकी परचेजिंग और उसकी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। और इन्होंने दावा किया है कि जो 2021 के लास्ट तक होंगे वो अपने बिजनेस को सेटअप कर लेंगे इंडिया के अंदर, और जो इसके लगभग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे वो लगभग करीबन 100 के करीब इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स इसमें रहेंगे। तो ये सब उनके बारे में उसमें बताने का एफर्ट्स किया है कि भाई हम काफ़ी इसमें, चूँकि ये फर्स्ट इंडिया के अंदर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, तो हमारी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, काफ़ी स्क्रूटनाइज इस माध्यम से हम इसमें बिज़नेस को सेटअप करेंगे, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी किसी कस्टमर के साथ में या बिज़नेस जो ग्रुप से उनके साथ में ना हो पाए, और उनको एक रिलायबल वे ऑफ मनी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाए उनके लिए। तो वो सब चीज़ें इसमें सिक्योर की जाएगी और कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं कि ये सब तो इन्फॉर्मेशन थी कि जो ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा डिजिटेक्स के माध्यम से, जो हम कह सकते हैं कि जो एक एक्सचेंज आ रहा है इंडिया के अंदर जो 2021 से चालू होगा, जिसके मेन फाउंडर आशीष मेहता जी है, उन्होंने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, किस तरीके से ये इंडिया में अपना काम करेगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताई गई बात। अब आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसका फॉर्मेट है। तो देखो, एक चीज़ तो हम जान चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल फॉर्म के अंदर जो मनी होती है उसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अभी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है क्या, तो मैं क्लियरली कह दूँ इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं है। दैट्स मीन इसको न तो हम कागज़ के अंदर ले सकते हैं और न ही इसे हम सिक्कों के माध्यम से इस करेंसी को ले सकते हैं। ये टोटली डिजिटल माध्यम से बनी हुई क्रिप्टो करेंसी है।
टोटली डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होती है। अब डिजिटल फॉर्मेट में किस तरीके से किया जाता है इसको, तो ऐसे कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेगा, कोई भी कहीं भी कॉपी पेस्ट करेगा और बिलियन ऑफ डॉलर छाप लेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है और उसको ईजी वे में उसको माइनिंग नहीं करी जा सकती है। अब माइनिंग क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है और उसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ में लिया जाता है। ब्लॉकचेन के बारे में भी आगे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ब्लॉकचेन क्या होता है। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो इतना ईजी नहीं है कि कोई भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेगा और यूज़ में लेना स्टार्ट कर देगा। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल असेट है, डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेर इन इंडिविजुअल कॉइन ऑनरशिप रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन अ लेजर। अब इसमें क्या होता है, लेजर कॉन्सेप्ट इसमें यूज में लिया जाता है। लेजर क्या होता है, आप किसी सरकारी ऑफिस में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करो आप बिजली ऑफिस के ऑफिस में गए और आपने अपने कनेक्शन के लिए एक फाइल अपने वहाँ पे लगा दी, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक लेजर निकालेगा। वो लेजर के अंदर ये देखा गया कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस एरिया में के अंदर आपको बिल आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो उस लेजर के अंदर जस्ट वो आपके लास्ट जो एंट्री होगी उसके बाद वाले एंट्री में आपका नाम ऐड कर देगा। तो फिर उससे क्या होगा कि जो भी बिल रिलेटेड आपका कंजप्शन होगा, तो जो भी बिल जारी होगा तो उस लेज़र में उस एरिया में प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो उस लेज़र को देखने वाला व्यक्ति होगा। तो ये थोड़ी सहूलियत कस्टमर के लिए भी हो जाती है और कंपनी के लिए भी हो जाती है कि पर्टिकुलर लेज़र से रिलेटेड जितने भी बिल है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिए जाते हैं और वो पर्टिकुलर उस पते पर पहुंच जाते हैं। तो ये लेज़र का कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलर वे लेज़र का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिजिट एक्स में भी जो अपनी डिजिटल करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी लेज़र का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी जो फीफो कॉन्सेप्ट होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में फीफो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे सपोज करो किसी प्रकार कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो वो ट्रांजेक्शन होता है तो वो लेज़र के अंदर लास्ट में ऐड कर दिया जाए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसका ट्रांजेक्शन किया है। या फिर कोई पर्टिकुलर सपोज करो किसी प्रकार कोई क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई है माइनिंग के द्वारा, तो उस क्रिप्टो करेंसी का जो फॉर्मेट होगा, जो उसके पर्टिकुलर नंबर होंगे, तो वो उस लेज़र के अंदर सेव रह देंगे। तो इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट, मतलब जो उसका ट्रांजेक्शन होता है वो भी लेज़र में सेव हो जाता है और जो आप क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है वो भी लेज़र में सेव हो जाता है। तो आई होप कि आप लेज़र का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, किस तरीके से इसमें एंट्री की जाती है और किस तरीके से इसका यूज़ होता है। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, इसका बेसिकली मतलब इतना है कि जो अभी हम प्रेजेंटली मुद्रा का जो फॉर्म देख रहे हैं, मनी का जो फॉर्मेट देख रहे हैं, रुपीज़ बोल लो, डॉलर बोल लो, वो टोटली सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। सेंट्रलाइज किस तरीके से, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सारा जो मनी भारत में कंट्रोलिंग करी जाती है वो आरबीआई के माध्यम से की जाती है। दैट्स मीन आरबीआई डिसाइड करता है कि मनी की क्या प्राइस रखनी है। जैसे सपोज करो कि मान लो मनी जो है वो टोटली यदि मान लो मार्केट बेस्ड भी है, तो ये मार्केट में चलने वाली चीज़ भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। तो ये टोटली हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के जस्ट उलट में जो क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। अब डिसेंट्रलाइज किस तरीके से है, दैट्स मीन इसमें कोई सेंट्रलाइज व्यक्ति ही नहीं है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता हो। कोई नहीं वर्ल्ड में ऐसा व्यक्ति जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता हो। ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट होता है। दैट्स मीन एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो होता है वो ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन मांगता है कि मुझे इतनी इतनी क्रिप्टो करेंसी चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी के छोटे फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे 1000 रुपये का नोट होता है तो उसमें 50-50 के नोट भी होता है। हर व्यक्ति अपनी जो उसकी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से उसका यूज़ करता है। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के छोटे फॉर्मेट भी होते हैं। तो व्यक्ति उसमें एक आवेदन देता है कि सब मुझे एक जो पर्टिकुलर जो क्रिप्टो करेंसी चाहिए, तो उसके जो ट्रांजेक्शन को होता है वो लेजर के माध्यम से उसको ब्लॉक में ऐड कर लिया जाता है। फिर उसको उसके जो प्राइस होते हैं वो जो सपोज करो रुपीज़ में वो पेमेंट कर देता है और फिर उसको वो जो क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर उस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ वो कहीं और कर लेता है। जैसे सपोज करो उसको कहीं पेमेंट करना है कहीं पे जहाँ पे ये इस तरीके से लीगल है, या फिर जैसे जनरली अभी ब्लैक मार्केट में काफ़ी लीगल है, तो वहाँ पे वो उसको पेमेंट करता है और अपनी जो उसको काम होता है वो उस काम उसके थ्रू कर लेता है वो। तो ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज मेथड से है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कहीं से कंट्रोलिंग नहीं है, ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट है। दैट्स मीन वर्ल्ड के जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ होता है तो वहाँ वहाँ पे इसके सेंट्रल इसके होते हैं। तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है। दैट्स मीन सभी जगह एक लेज़र जो होता है वो सेटअप होता है जिसके अंदर पढ़ तो सभी लोग सकते हैं, किंतु उसमें राइट डाउन करने का और जो किसी प्रकार का जो ट्रांजेक्शन होता है वो पीयर टू पीयर ही होता है। जैसे किसी व्यक्ति को सपोज करो किसी प्रकार ट्रांजेक्शन किया तो वो उसमें एंट्री हो जाएगी। वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम सेटअप होता है, उसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं होता है। तो वो एक एल्गोरिदम सेट होता है किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन का लेज़र में एंट्री होने का कॉन्सेप्ट।
तो ये जो लेजर वाला कॉन्सेप्ट है ये भी टोटली डिसेंट्रलाइज मेथड से ही होता है। तो आप देखोगे लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी में ऑलमोस्ट सारे काम जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज मेथड पे ही होते हैं। किसी प्रकार का कोई सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है, चाहे फिर वो एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट हो या फिर किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर जनरेशन का कॉन्सेप्ट हो या फिर किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, सब ही डिसेंट्रलाइज माध्यम से इसमें होते हैं। अब हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जब आई वर्ल्ड में, इंडिया में क्या है इसका, तो क्या इसकी हिस्ट्री रही है, किसने इसको जनरेट किया, किसने इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, तो वो सारी चीज़ देख लेते हैं। अभी 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे डेविड कोहम, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी के तौर पे। स्टार्टिंग में जब ये आई थी उस टाइम पे किसी को पता नहीं क्रिप्टो करेंसीज को नाम देना, लेकिन क्रिप्टोग्राफिक में इलेक्ट्रॉनिक मनी के तौर पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक हल्का हल्का आइडिया दी कि हाँ इस तरीके से एक क्रिप्टो करेंसी जनरेट करी जा सकती है जो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट के अंदर होगी। और उन्होंने फिर क्या किया 1995 में उसको, इस कॉन्सेप्ट को डीजी कैश के फॉर्मेट में, डीजी कैश एक उस चलने वाली की स्टार्टिंग क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में था, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और उसमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होता था वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो पाता था। तो ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग फॉर्मेट है जो डिजिटल माध्यम से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके स्टार्टिंग फॉर्मेट के अंदर ये था। तो वो किस तरीके से उन्होंने इसको फॉर्मेट को किया, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने ही जनरेट किया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने वाले, डेविड कोहम जो है 1983 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया। तो ये यदि आप मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जानना चाह रहे हो कि किसने क्रिप्टो करेंसी जनरेट करी, क्या है क्रिप्टो करेंसी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि डेविड कोहम वो व्यक्ति था जिसने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट जनरेट किया, डेवलप किया। और बात करते हैं अपन बिटकॉइन की। जैसे क्रिप्टो करेंसी तो एक ये कह सकते हैं मुद्रा होती है। अब मुद्रा में भी जैसे सपोज रुपया होता है, डॉलर होता है, सिर्फ बिटकॉइन होती है, लिटकॉइन होती है। तो बिटकॉइन जो है उसको 2009 में ये माना जाता है कि एक जापानी व्यक्ति था संतोशी नाकामोटो। तो इस व्यक्ति का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी डिजिटल फॉर्मेट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिटकॉइन के माध्यम से होती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मनी के फॉर्मेट में डेवलप हो रही है, फैल रही है और वर्ल्ड में एक सेंसेशन की तरह आगे बढ़ रही है। तो ये व्यक्ति जो संतोषी नाकामोटो, इसका नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि इसकी लीगलिटी क्या है, संतोषी नाकामोटो ऐसा कोई व्यक्ति है या नहीं है, ये अभी तक बिल्कुल अनक्लियर्ड है। ऐसा कोई लीगल दावा नहीं कि ये व्यक्ति है और उसने किया, लेकिन ऐसा मोटे मोटे तौर पे मानते हैं कि संतोषी नाकामोटो जो व्यक्ति है उन्होंने ही बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया था और एक जापानी थे। अब इसमें एक हैज़ फंक्शन होता है, ये भी एक पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट ही होता है। और प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब जैसे सपोज करो कि जो काम किया उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। जैसे 2 नंबर का कोई काम है तो वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्रोटोकॉल्स है, कुछ पर्टिकुलर नियम कायदों के आधार पे होता है ताकि उसकी लीगलिटी बनी रहे, उसके ऊपर विश्वास बना रहे। सिमिलर वे के अंदर जो इसमें काम होता है उसका भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसका भी। तो 2011 में नेमकॉइन जो था डिसेंट्रलाइज डीएनएस सिस्टम, कंप्यूटर में जो डीएनएस सिस्टम होता है उसके बेस्ड ये जो नेमकॉइन आया था। तो उसमें जो थे इंटरनेट सेंसरशिप काफ़ी डिफिकल्ट स्टार्टिंग में उसमें रखी गई थी। अब इंटरनेट सेंसरशिप क्या होती है, डेट्स मीन जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, तो इस तरीके का इंटरनेट सेंसरशिप इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से ना तो इसमें कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर वेबसाइट को यदि ब्लॉक करना हो तो वो उसके सर्वर के पास में उन वेबसाइट की लिस्ट भेज देती है, तो उसको इंडिया में पॉसिबल नहीं होता उसको यूज़ में कर पाना। लेकिन इसमें चूंकि ना कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है, तो इसमें ये तो केवल टोटली पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो इसलिए इसको इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब 2011 लिटकॉइन भी, अब ये कुछ नाम है, बिटकॉइन होगा, लिटकॉइन होगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज करो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आंसर राइटिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके आंसर की जो रिलायबिलिटी बढ़ा देगी। तो लिटकॉइन जो था वो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी थी। ये कह सकते हैं कि सबसे जो फर्स्ट, जैसे हमने देखा 1983 के अंदर जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी आई थी वो इतने सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि दैट्स वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। बट ये क्या था, जो स्टार्टिंग में जो आई, जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई उसमें सबसे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी ये फर्स्ट रही है।
अब हमने ब्लॉकचेन के बारे में कॉन्सेप्ट में एक टर्मिनोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है भाई? ब्लॉकचेन अपन जनरल देंगे क्रिप्टो करेंसी जो होती है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। मतलब एक ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स ऐड होते हैं, जैसे कोई ट्रांजेक्शन होता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक्स उसमें ऐड हो जाता है और ट्रांजेक्शन उसमें सेटअप हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स इसमें बनते हैं और उस ब्लॉक्स के द्वारा ही क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आगे बढ़ता है। तो क्या होता है ब्लॉकचेन, आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है चीज़। तो वैलिडिटी ऑफ इट्स क्रिप्टो करेंसी कॉइन इज प्रोवाइडेड बाई ब्लॉकचेन। मतलब किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन होगा ब्लॉकचेन के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा, उसके माध्यम से उसमें दिखाई देगा। तो ब्लॉकचेन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे उसमें ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता पुराने ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। एक्चुअली उसमें ब्लॉक्स जनरेट होते हैं। जैसे न्यू ट्रांजेक्शन होगा वो एक नया ब्लॉक्स उसमें बन जाएगा और फिर जैसे ही अदर कोई ट्रांजेक्शन होगा फिर एक नया ब्लॉक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक कॉन्सेप्ट इसमें जनरेट होता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी, जैसे आपने देखा होगा जब अपन कोई मैसेज मोबाइल के थ्रू भेजते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजा जाता है। इसी प्रकार से इसमें क्रिप्टोग्राफी जनरेट होती है। क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट के अंदर ही इसमें कॉन्सेप्ट इसमें बढ़ता आगे जो अपना क्रिप्टो करेंसी का होता है। अब इसमें एक हैश पॉइंटर होता है। जैसे अपन किसी हिंदी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट राइट डाउन करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं। जैसे साइंस दैट्स मीन होते हैं ना हैशटैग या फिर कुछ पर्टिकुलर लाइक कोमाज हो गया या इस तरीके से। इसी तरीके से में हैशटैग होता है, वो क्या करता है, वो लिंक करता है पर्टिकुलर। जैसे सपोज करो एक नया ब्लॉग जनरेट हुआ तो वो ब्लॉग पर्टिकुलर ब्लॉग से किस तरीके से लिंक्ड रहेगा तो वो हैशटैग के थ्रू ही उसमें लिंक किया जाता है। अब क्या होता है कि जो हमने पहले बात करी कि लेज़र के अंदर इसमें एंट्रीज होती है और ब्लॉकचेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो नया ब्लॉक जनरेट होगा तो वो लेज़र के अंदर उसमें एंट्री करी जाएगी उसकी। तो वो हालांकि होता तो एल्गोरिदम के द्वारा, तो वो एक पर्टिकुलर जो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रूल्स होते हैं उसके थ्रू ही उसमें होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम है इसको ढंग से आप समझोगे तो आपको इसमें सारा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। देखो सबसे पहले जो होता है, कोई सपोज करो क्रिप्टो करेंसी के लिए रिक्वेस्ट करता है कि उसको पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी चाहिए होगी, कोई पर्टिकुलर उसका जो अपना काम होगा उसके लिए। फिर क्या होगा कि रिक्वेस्टेड जो ट्रांजेक्शन होगी, जो रिक्वेस्ट आएगी इतने उसको क्रिप्टो करेंसी चाहिए, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी P2P नेटवर्क के अंदर, पीयर टू पीयर नेटवर्क। जितने भी उसमें पीयर टू पीयर मतलब जो उसमें लोग जो जुड़े हुए उसमें, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके पास में कितने क्रिप्टो करेंसीज है। तो मान लो सपोज करो न्यू क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने की जरूरत है तो वो भी किसी पीयर टू पीयर मतलब कोई पर्टिकुलर जो उसके क्लाइंट्स होंगे जो उसमें जनरेट कर रहे हैं वो उनके माध्यम से होगी। और उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी, तो वो क्रिप्टो करेंसी क्या होगी, क्रिप्टो करेंसी उस व्यक्ति को प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वो जो उसमें जो उसको पैसे मिलेंगे वो उसको एज अ रिवार्ड माइनिंग के तौर पर उन व्यक्तियों को दे दी जाएगी जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को माइन किया है, माइनिंग करी है। फिर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगी उसके अंदर की उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है तो वो उसको ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। अब उसको क्या बोला जाता है, नोड्स बेसिकली बोला जाता है। जहाँ पे इस तरीके की जो ब्रॉडकास्ट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर, तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी उसको नोड्स बोला जाता है। फिर क्या होगा, उसके बाद वैलिडेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। वैलिडेशन मतलब कि पर्टिकुलर व्यक्ति को चाहिए तो किस तरीके से उसमें एंट्री कर ली जाएगी कि ये एक ट्रांजेक्शन हो चुका है, दैट्स मीन एक पर्टिकुलर क्वेरी आ चुकी है कि उसको इतना क्रिप्टो करेंसी चाहिए। अब उसको एल्गोरिदम के थ्रू ये प्रोसेस सारा कुछ होता है। अब उसको वेरीफाइड कर लिया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन होगा और किस तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे, रिकॉर्ड्स होगा और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें वेरीफाइड कर ली जाती है कि जितने उससे रिलेटेड है सारे मनी जो है उसको चाहिए होती है तो वो एक बार उठा ली जाती है वहाँ से कि भाई इतने पैसे उसके जो क्रिप्टो करेंसी के, जैसे सपोज करो 10,000 रुपये क्रिप्टो करेंसी लगी तो 10,000 रुपये मिल चुके हैं और जो अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड उससे वो एक्वायर्ड हो चुकी है। अब बस केवल उसको क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करानी है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लेजर होता है, लेजर मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो रजिस्टर जिसके अंदर इस सारे ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी जाती है। तो फिर एक न्यू ब्लॉक जनरेट हो जाएगा वहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि आपके एक नया ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो एक न्यू ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, वो उस लेजर के अंदर बिल्कुल लास्ट में एड अप हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ काफ़ी सारे ब्लॉक्स इसमें दिखाए गए हैं। तो ब्लैक जो ब्लॉक्स है वो सारे के सारे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन जिनमें हो चुका है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और जो रेड जो ब्लॉक दिखा रहा है, हालांकि कहीं दिखाई नहीं देता है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इसमें ब्लॉक्स जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से लेजर में एंट्री हो रहा है और किस तरीके से होल प्रोसेस का जो है वो जनरेट हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो पा रहा है। तो ये जो रेड कलर में जो ब्लॉक है वो ये दिखा रहा है कि एक नया ब्लॉक इसमें जनरेट हुआ है और ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट से इसका ट्रांजेक्शन
हो पा रहा है, और लास्ट में इसमें ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा आपको इसमें माइंड में ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट लेजर में होते हुए और किस तरीके से वेरीफाइड होके और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजर पॉसिबल हो पाता है। लेजर में इसकी एंट्री होती है और लेजर में इसमें ट्रांजैक्शन हो पाता है। तो जिसने माइनिंग करी उसको पैसे मिल जाते हैं, और जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी चाहता है उसको उसका पेमेंट वहाँ से उठा लिया जाता है। तो सारा प्रोसेस जो है डिसेंट्रलाइज माध्यम से पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि रैम चलता है, रोम चलता है। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कोई व्यक्ति उसको पढ़ सकता है किंतु उसमें कुछ राइट डाउन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि एक बार जब ब्लॉक जनरेट हो चुका है तो उसको ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उसको डिलीट कर देगा, उसके ट्रांजेक्शन को खत्म कर देगा। तो ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं हो पाता है, उसको चेंजेस नहीं पॉसिबल हो पाता है यदि एक बार ब्लॉक जनरेट इसमें हो चुका है तो। अब ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादातर जो वेबसाइट क्रिएट होती है उसमें एक सर्वर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है। जैसे सपोज़ करो आप फेसबुक के यूज़र हो, तो फेसबुक का जैसे सपोज़ कि जो मेन हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, या फिर जहाँ पर भी इसका मेन हेडक्वार्टर वो उसका सर्वर कहलाएगा, और जहाँ जहाँ हम सब लोग इसका यूज़ करें वो सब क्लाइंट उसके फेसबुक के रहेंगे। और भी काफ़ी जगह पर इसके सर्वर बनाए जाते हैं ताकि उसको पर्टिकुलर फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करी जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ना कोई सर्वर है ना कोई क्लाइंट है, सब पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट इसमें वर्क कर रहा है। कोई सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। सारा कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में, लेजर फॉर्मेट में, सारा कुछ एक दूसरे से लिंक जरूर है लेकिन सब कुछ डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में है। तो ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट है। सभी व्यक्ति इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी किसी प्रकार की ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन आने के बाद ब्रॉडकास्ट होती है और पर्टिकुलर व्यक्ति का जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसको कर दिया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है। अब बात आती है हमें माइनिंग के बारे में बार बार चर्चा करें कि माइनिंग क्या होती है, माइनिंग किस तरीके से होती है, क्या है माइनिंग। तो माइनिंग के बारे में बेसिकली क्या है, तो माइनिंग जैसे आपने जानते हो माइनिंग क्या होती है, खानों में जो खुदाई करते हैं उसको माइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हालांकि यहाँ पे कोई गेती फावड़ा लेकर करने वाली खुदाई नहीं है। यहाँ पर क्या है बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी का जनरेशन का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट होने का काम हो रहा है। काफ़ी सारे इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे इसमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, और काफ़ी घंटों की प्रैक्टिस लगने के बाद में इसमें कोई क्रिप्टो करेंसी जनरेट हो पाती है। तो उस सारे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है, उस सारे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के अंदर माइनिंग इज वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। दैट्स मीन जो सारा प्रोसेस लगा, एल्गोरिदम सेटअप करी गई, और जो ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब जिस व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी चाहिए होती है उसको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारा प्रोसेस जिस तरीके से डीलिंग हो रहा है उस प्रोसेस को ही माइनिंग कहा जाता है। और जिस कंप्यूटर्स के माध्यम जो व्यक्ति इसको कर रहा है उसको जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट होने के बाद में जो मनी मिलेगी वो उसका एज ए मान सकते हैं कि माइनिंग का रिवार्ड रहेगी। उसमें कोई फीस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बस वो जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट होने के बाद में जो पैसे वो अर्न करेगा वही उसकी माइनिंग की फ़ीस रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ में इसके पूल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। जैसे क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंप्यूटर्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है वहाँ से वो अपने कॉन्टैक्ट से सेटअप करते हैं और वहाँ से माइनिंग स्टार्ट करवाते हैं, क्रिप्टो करेंसी जनरेट करवाते हैं, और उनको जो पर्टिकुलर जो रिवार्ड के तौर पर जो पैसे मिलते हैं वो वहाँ पे उसमें सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके के जो बिज़नेस भी आजकल काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सेटअप हो चुके हैं। और इसमें हम देखेंगे आगे कि आइसलैंड जो कंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने के कारण जो माइनिंग का काम काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आइसलैंड कंट्री है जिसमें काफ़ी लेवल पे इसमें काम इस तरीके हो रहा है। तो ये जो शेयर ऑफ ये कह सकते हैं कि माइनिंग प्रोसेस हो रहा है वो प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। और 2018 में एक जो फॉर्च्यून, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, फॉर्च्यून जो रिपोर्ट है उसने ये बताया कि जो आइसलैंड कंट्री है उसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है काम, और उसका मेन रीज़न है चीप इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर सेटअप करके और बहुत सस्ती बिजली के ऊपर माइनिंग का काम पॉसिबल हो पा रहा है। अब बात आती है कि जो क्रिप्टो करेंसी, हमने बात कर ली क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, लेजर क्या होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसका लीगल स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का।
वर्ल्ड में क्या लीगल स्टेटस है और इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है, क्या इसको कोई भी परचेज़ कर सकता है, कोई भी इसको ध्यान में रख सकता है, या फिर कोई किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। आरबीआई के इसके ऊपर किस तरीके का आउटलुक है, कहीं आरबीआई की जो ये कह सकते हैं कि जो इसकी अथॉरिटी है वो कम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई का काम क्या होता है, मनी कंट्रोल करना, और यहाँ पे कंट्रोलिंग जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सारा कुछ डिसेंट्रलाइज फॉर्मेशन के अंदर है। जब सब कुछ डिसेंट्रलाइज फॉर्मेशन में है तो कंट्रोलिंग वाला और सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट तो इसमें है ही नहीं, तो फिर किस तरीके से इसका लीगल स्टेटस आइडेंटिफाई कर होगा, तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या इसका लीगल क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस है। तो देखो, ज़्यादातर अभी एक काफ़ी न्यू फॉर्मेट के अंदर है और न्यू फॉर्मेट इसको ढंग से समझा नहीं जा पाया गया अभी, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ अभी भी इसके ऊपर डाउटफुल है कि इसको लीगल करें या नहीं करें, या फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट हो सकती है, क्या प्रॉब्लम इसमें रहेगी। तो कुछ कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग फेज़ में इसको ब्लॉक कर दिया है, जैसे पाकिस्तान हो गए, नेपाल हो गए, इन कंट्रीज़ ने इसको पूरी तरह बैन किया हुआ है, इसको पूरी तरह बैन किया हुआ है। और फिर जैसे स्टार्टिंग में आपको पता है कि जैसे कुछ इस तरीके का रहता है कि अच्छी चीज़ आए नहीं है, बुरी चीज़ ज़रूर आ जाती है, तो इसका यूज़ तेज़ी से जो ब्लैक मार्केट में हो रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी इसके ऊपर डाउटफुल है कि ये कहीं गड़बड़ नहीं करते, कंट्री में एक पैरेलल एक कॉन्सेप्ट चालू नहीं करते जो बिल्कुल उनकी सत्ता को ही चैलेंज करना चालू कर दे। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग फेज़ में इसके ऊपर डाउट करते हुए इसको बैन करने की कोशिश करी है। इवन इंडिया में भी इसको स्टार्टिंग में बैन करने की कोशिश करी गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी वेराइज सब्सटेंशियली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दैट्स मीन कंट्री टू कंट्री इसके अलग रूल्स है, अलग अलग जो कंट्रीज उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट में इसको देखा है। अब कुछ कंट्रीज ने इसको अलाउ किया है ट्रेड में भी, और कुछ ने इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, बैन करने की कोशिश करी। अब बेसिकली जिन्होंने इसको एब्सोल्युटली फॉर्मेट में बैन किया वो 8 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करी गई हैं, जिनमें अल्जीरिया हो गया, बोलीविया हो गया, इजिप्ट हो गई, इराक हो गया, मोरक्को हो गया, नेपाल, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन किया हुआ है, कम्प्लीटली टोटल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो ये आप थोड़ा मोटा मोटा इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये जो 8 कंट्रीज़ है जिन्होंने किस तरीके से इस क्रिप्टो करेंसी को फॉर्मेट को बैन किया हुआ है। और अब हम इसका एक पोटेंशियल यूज़ भी देखेंगे। अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका ने जो कुछ सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिकल सैंक्शन रशिया के ऊपर भी लगाए, चाइना पे भी लगाए, वेनेजुएला पे भी लगाए, कि वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसके जो डॉलर है, डॉलर करेंसी यूएसए की है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो और वर्ल्ड लेवल पे हम सभी लोगों को पता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेड जो करेंसी है वो डॉलर है, दैट्स मीन डॉलर के अंदर हम परचेज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करो इंडिया को बड़े लेवल के ऊपर जो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें डॉलर की फॉर्मेट में वो पेमेंट करता है, क्योंकि इंडियन करेंसी जो वर्ल्ड लेवल पे इतनी फेमस नहीं है कि उसको सभी जगह पे सप्लाई करी जा सके और उसको यूज़ करा जा सके। तो भारत क्या करता है, पहले डॉलर ख़रीदता है और डॉलर ख़रीदने के बाद में जो ऑयल या फिर किसी प्रकार का जो इम्पोर्ट होता है उसको पेमेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो रशिया हो गई, चाइना हो गई, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना चालू कर दिया। तो उसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर जो करेंसी होती थी, दैट्स मीन जैसे इंडिया को सपोज करो रशिया से कुछ परचेज करना है तो वो डॉलर में ना करके वो इंडिया क्या करेगा कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज खरीदेगा, उस क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट इंडिया जो करेगा वो रुपए में कर देगा, और जो उस क्रिप्टो करेंसी को चूंकि आइडेंटिफाई है वो जैसे रशिया में और जो अदर कंट्रीज़ है, तो वो उस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इंडिया को जो इम्पोर्ट की चीज़ें वो भेज देगा। तो डॉलर को इन्होंने एक तरीके से बाईपास कर दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को ईरान ने, रशिया ने और वेनेजुएला ने, इन्होंने थोड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ये एक नया इसका यूज़ सामने आया, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का एक नया यूज़ सामने आ पाया, वो चीज़ है। अब जो वेनेजुएला अल पेट्रो करके एक जो करेंसी चली थी उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, कि वेनेजुएला के ऊपर भी काफ़ी सारे इकोनॉमिकल सैंक्शन जो है यूएसए ने लगाए थे। अब इंडिया में इसकी क्या लीगलिटी है वो देखते हैं। इंडिया में क्या था कि जब ये लीगल स्टार्टिंग के अंदर आया था तो आरबीआई ने इसको बड़ी डाउट भरी दृष्टि से देखा, कि डाउट इसके ऊपर रखा कि इसका जो ज़्यादातर ब्लैक मार्केट में यूज़ हो रहा है और किसी प्रकार का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्या इसका लीगल स्टेटस रहेगा। तो स्टार्टिंग में इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई और इसको टोटली इसको इंडिया में बैन करने की कोशिश भी करी गई। अब लीगल टेंडर हालांकि अभी भी नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर हो या फिर पर्टिकुलर आरबीआई के ऊपर हो। अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर इस जो मनी
करेंसी इसका किसी प्रकार की गवर्नमेंट के ऊपर कोई लीगल टेंडर नहीं है, किसी प्रकार कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी प्रकार कोई इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी या फिर हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हालांकि इंडिया में एक्सचेंज जो है इसको लीगल कर दिया गया है, दैट्स मीन कोई व्यक्ति यदि कुछ परचेजिंग करना चाहे, सेल करना चाहे तो इसमें कर सकता है, लेकिन लीगल टेंडर ये अभी भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि क्रिप्टो करेंसी अभी हाल फिलहाल तक, आज की हम डेट बात करें, आज की डेट की बात करें, दैट्स मीन जो आज डेट है 7 अक्टूबर 2020 की बात करें, तो उस तक ये किसी प्रकार के लीगल टेंडर नहीं था। और फ्यूचर में इसमें हो सकता है इसको लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया, लेकिन हाल फिलहाल इसको लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया। और स्टार्टिंग में दैट्स मीन 6 अप्रैल 2018 को जो RBI था उसने इसके ऊपर टोटली बैन इसको कर दिया था इंडिया में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जो बैन था उसको टोटली रद्द कर दिया, टोटली इसको रद्द कर दिया। अब RBI के भी अपने रीजंस थे इसको बैन करने के, काफ़ी इसमें बैंकिंग सिस्टम को भी एक रिस्क हो रहा था, किसी प्रकार का सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था, और काफ़ी सारे ब्लैक मार्केट में भी इसमें यूज़ में आ रहा था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल 2018 को RBI ने इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश करी थी, इसको लगाया, बैन को इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ, मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर बैन लगाया क्रिप्टो करेंसी ऊपर, उसको इलीगल घोषित कर दिया। अब इलीगल घोषित करने का रीज़न ये था कि जब डिफरेंट माध्यम से हम करेंसीज़ का भारत में एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया। तो उस टाइम पे ऐसा क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी प्रकार का कोई लीगल कोई सिस्टम भी नहीं था, लीगल कोई कानून भी नहीं था जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इलीगल घोषित करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर गया तो उस टाइम पे ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं था जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो RBI ने जो इसको बैन किया उसको लीगल करे। तो उन्होंने उसको जो RBI ने जो निर्णय दिया उसको रद्द कर दिया। अब टैक्सेबिलिटी की बात करें कि क्या ये टैक्सेबल है नहीं है, तो देखो इसमें क्या है कि सीधे सीधे इसके ऊपर चूँकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, किसी प्रकार का भी इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन नहीं बने, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जेज है। जैसे कि इंडिया में किसी भी प्रकार का, चाहे फिर वो मुद्रा हो, किसी प्रकार की कोई वस्तु हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति सपोज करो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है, तो ये जनरल बात है कि उसको अपने उस इनकम को अपने इनकम टैक्स में शो करना होगा, और उस इनकम के ऊपर एज ए इनकम टैक्स उसको पेमेंट करना होगा। लेकिन सर्विस टैक्स या फिर किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैक्स इस मुद्रा के ऊपर डायरेक्टली अभी हाल फिलहाल नहीं है। अब इसमें क्या है, क्रिप्टो करेंसी में कुछ डार्क जो मार्केट्स हैं, जैसे हम आगे देखेंगे कि सिल्क रूट चला करता था थोड़े टाइम पहले। उस सिल्क रूट के माध्यम से जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, या फिर डार्क मार्केट जिसको कहा जाता है, जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट काइंड की गवर्नमेंट्स थी, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन, उनसे छिपके वो सारा जो ब्लैक काम होता था वो हो पाता था। तो उसमें इस तरीके की मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होने लग गया, क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ होने लगा। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में सुना होगा कि किस तरीके से कुछ जो हैकर्स है उन्होंने पर्टिकुलर वेबसाइटों को और उनको हैक कर दिया, और जब उसको वापस से उसको रीओपन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की डिमांड करी, कि वो जानते थे कि पर्टिकुलर सपोज करो कि जैसे वो डॉलर में या फिर इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में वो डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अकाउंट होना ज़रूरी है। और चूंकि जो क्रिप्टो करेंसी उसके लिए किसी प्रकार के कोई अकाउंट की इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी नहीं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़े, तो ये ब्लैक मार्केट में एक बहुत ही बड़े सिस्टम के तौर पे उभर रहा है, जिसमें पेमेंट का ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। तो एक इलीगल एक्टिविटीज़ भी इसके आसपास बढ़ रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ के चैलेंजेस भी इसके माध्यम से बढ़ रहे हैं। तो कि इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में हमने बताया। हालांकि जो रोड है, सिल्क रोड करके जो ब्लैक मार्केट है वो 2013 में बंद हो गया। सिल्क रोड जिसको कहा जाता है वो 2013 में बंद हो गया। लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे जो इस तरीके के जो ब्लैक मार्केट्स वो अभी एग्जिस्ट करते हैं और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और चूँकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट है, मान लो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आते हैं तो उनके ट्रांजेक्शन बड़े ईजी से हो पाएंगे। तो इस तरीके की आशंकाएँ भी उभर रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी की वजह से ब्लैक मार्केट जो है बिल्कुल पैरेलली इकोनॉमिक व्यवस्था सेटअप कर ले कंट्रीज़ में। तो एक इस तरह के चैलेंजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब ऑल अबाउट था बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, इंडिया में, वर्ल्ड में, और जितनी इसमें इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी वो सब मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारी जो एक यात्रा है कि हमने एक सिलसिला चालू किया है लोगों को अवेयर करने का, चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रति हो, आपके देश के इतिहास के प्रति हो, या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो इससे बाहर
कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप यदि इससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी आपने इसको अच्छे से सीख ली, आपने वीडियो को 2-3 बार सुन लिया, अच्छे से ध्यान लगा के आपने इसको सबसे देख लिया, सुन लिया इसको, तो मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं और आपकी जो अवेयरनेस इसके प्रति बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और ताकि हम इस तरीके के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, ताकि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और देश दुनिया के बारे में जानकारी वो बढ़ सके। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।